ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة تبرهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك. Advocate Maruf Adilwala, please stage पे मैम स्टेज पे तशरीफ लाएं. डॉक्टर आनंद साहब, जियाउद्दीन सिद्दीकी साहब स्टेज पे तशरीफ लाएं. एडवोकेट वाहिद शेख साहब से गुजारिश है कि आज के प्रोग्राम की गज़ल पेश करें. वाहिद शेख साहब. इरफान इंजीनियर साहब भी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जेल से बाहर आने के बाद हमने एक फैसला लिया था कि हमारे जो दिफाई वकील है एडवोकेट शाहिद आज़मी, जिन्हें 2010 में शहीद कर दिया गया था, उसकी तफसीलात आप जानते हैं, उनके सिलसिले में ये मेमोरियल लेक्चर इसी हॉल में बिलानामा हो रहा है. पिछले 7 सालों में जिन टॉपिक्स को हमने कवर किया है वो टॉपिक्स बहुत को जो है ढा दिया गया, मस्मार कर दिया गया. इसके अलावा अगस्त 2023 के अंदर नूह में आप जानते हैं कि फसाद हुआ, 300 से ज़ायद घरों को डिमोलिश किया गया. बाद में जो है हाई कोर्ट ने भी इसमें इंटरवेन किया और उसके ऊपर जो कुछ बुलडोजर का जो वाकया हुआ है, हम ये समझते हैं कि अब तो उसी को इलीगल जो है कुछ चीज़ें तोड़ी गई है, ये छज्जे उड़ा दिए गए हैं और इस पर जो है एहतजाज नहीं होता, इस पर रोक नहीं लगती, तो ये वबा जो है यूपी से चलकर बम्बई आ गई है और बम्बई से जो है बढ़ करके दुकानों से जो है दाखिल होकर घुस करके जो है घरों तक के दाखिल हो सकती है. तो इसको रोकना, इस पर एहतजाज करना, इस पर जो है आवाज़ बुलंद करना, ये आपका जो हमारा और आपका जो है बहुत बड़ा फर्ज है. पिछले दिनों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट किया गया और उसके ऊपर जो वावेला मचा है और क्या कहा उन्होंने, क्या नहीं किया, वो सब कुछ आप जानते हैं. बिल्कुल दूसरे दिन बीएमसी ने एक नोटिस जारी किया और मुफ्ती सलमान ने जो अपने रहने के लिए घर खरीदा था, जहां वो मदरसा बनाना चाहते थे विक्रोनी पार्क साइड के अंदर, बीएमसी ने नोटिस जारी किया कि अगर आपने हमारे को कागजात नहीं बताए तो हम जो है इस पूरे के पूरे जो है ढांचे को जो है मस्मार कर देंगे. और जब ये बात नोटिस मिला है मुफ्ती सलमान अजहरी के घर वालों को, तो आपको सुन के हैरत होगी कि ये भी अलमिया हो रहा है भारत के अंदर कि मुफ्ती सलमान के घर वालों ने खुद जाके अपना घर मस्मार किया. इससे पहले कि वो लोग आए हम अपने हाथ से जो मस्मार कर देते हैं, उनके लोगों ने मस्मार कर दिया, बुलडोज कर दिया, डिमोलिश कर दिया. तो अजीज सामाइन, ये कुछ वाकयात थे जो आपके सामने मैंने रखे. बहुत सारे वाकयात हैं जो आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे मेहमान जो है आपके सामने रखेंगे. मैं मुख्तसर यही कहना चाहता हूँ कि एडवोकेट शाहिद आज़मी के हवाले से आखिर में 2-3 बातें ये, क्योंकि जो लोग आते हैं वो ये पूछते हैं कि उनके केस का क्या हुआ, तो ये भी सुन लीजिए. पिछले 13 सालों से कोर्ट के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर ये ट्रायल चल रहा है. जो 5 लोग गिरफ्तार हुए थे, पहले एक को डिस्चार्ज दे दिया गया. जो 4 लोग जेल में थे, यक्के बाद दिगरे उनको बेल आउट कर दिया गया, बेल पर सब बाहर है. 108 विटनेसेस को चार्जशीट के अंदर साइट किया गया था. 23 विटनेसेस का डिपोजिशन कोर्ट के अंदर हो चुका है. अभी मजीद 15 से 20 विटनेसेस को कोर्ट में आना बाकी है और हाई कोर्ट ने हाल ही में जो है 6 महीने और एक्सटेंड किए हैं. शायद आदमी के इस यादगार दिन के हवाले से कि उन्होंने अपनी जान एक ऐसे कॉज के लिए दी सब पता है और तालियत भी
इस हवाले से पेश करते हैं जो काम उन्होंने शुरू किया था उस काम को कम से कम याद करने की जो है एक रस्म हमने बाकी रखी कि नाइंसाफियों के खिलाफ अमलन निर्दयत करने का जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया था, कम से कम हम उसको याद करने की हद तक जमा होंगे। शायद आदमी के इस हवाले से इस ताज़ियती पैगाम के साथ जो आज का मौजू है उस पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। वो कि जो डिग्नेटरीज हैं यहाँ पर के लिए आए हैं, इस मौजू पे गुफ्तगू के लिए आए हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपके सामने यहाँ पर ये चीज़ रखना चाहता हूँ कि जो वेलफेयर स्टेट होती है, जो हुकूमत अमन और अमान के साथ चलती है या चलाई जानी चाहिए, उसके कुछ जरूरी नॉर्म्स होते हैं। अगर वो अपने नॉर्म्स को भूल जाती है या कस्दन उसे याद नहीं करती है, जानबूझकर उसको वायलेट करती है, तो ऐसी किसी भी हुकूमत को वेलफेयर गवर्नमेंट नहीं कहा जा सकता। अमन और अमान का रिश्ता, पीसफुल सिचुएशन का रिश्ता हम सब जानते हैं कि इंसाफ से है। अगर सोसाइटी को इंसाफ मिलता है, अदल की कोई रमक बाकी रहती है कहीं, तो अमन और अमान है, लॉ एंड ऑर्डर या रूल ऑफ लॉ जिसको कहते हैं, वो बाकी रहता है। लेकिन जहाँ जानबूझकर ये एक्सरसाइज की जाती हो कि कौन चैंपियन बनना चाहता है और कौन ये श्रेय लेना चाहता है, किसके पगड़ी में ये तुर्रा लगना चाहता है, उस कंपटीशन में जो ज्यादा से ज्यादा कमाता है और ऐसी वो हरकतें करता है जिसकी वजह से इंसाफ जो है मजबूर होता है और वह समझता है कि उसके अकाउंट में कुछ तमगे लगेंगे, कुछ और बैंक जमा हो जाएगा या कुछ हुकूमत करने का कुछ और आखिर मौका मिल जाएगा, तो वो नतीजे में कौम और मिल्लत को नुकसान पहुंचाने के सिवा कुछ नहीं करता है। जो कंपटीशन है इस दौर के अंदर कि कौन आगे बढ़कर किसको नुकसान पहुंचाता है, कम्युनिटीज के अंदर इख्तिलाफ होते हैं, माजी में फसाद भी होते रहे हैं और नुकसान भी उठाते रहे हैं कम्युनिटीज के लोग। अगर होम मिनिस्ट्री के रिपोर्ट को मान लिया जाए तो मुसलमानों के मामले में जो कुछ वाकयात माजी में होते रहे हैं जिसमें मुसलमानों ही का नुकसान होता रहा है, उसको भी मान लिया जाए, लेकिन इतनी बेशर्मी और बेहयाई नहीं थी कि जुल्म और जबर की दास्तान को ओन किया जाता। दुनिया जिस पर तवज्जो दिला रही है लेकिन कोई यूं नहीं देखती है, तो सिस्टम, ह्यूमन राइट्स, लोगों का ख्याल करने वाले लोग, अच्छे लोग कहाँ गायब है पता नहीं चलता है। वो किधर ढूंढने से मिलेंगे इसका कोई पता नहीं दे रहा है। जो लोग मजहबी एतबार से करीब थे वो लोग भी, जो कलमागो थे वो लोग भी ऐसे वक्त में नजर नहीं आते कि इनके बारे में कोई सवाल खड़ा करे कि इनके बारे में क्या हो रहा है। तो इथनिक क्लीनिंग का जो मामला है उसके साथ बुलडोजर्स की जो राजनीति जो चल रही है उसकी तरफ जो है तवज्जो दिलाना हम समझते हैं कि ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आदमी अपनी जात पर चीजों को सह लेता है, लेकिन खानदान को बेचैन छोड़ देना जो है उसके लिए बड़ा एक ऐसा इम्तिहान होता है जिससे वो गुजरना अपने आप को बहुत मुश्किल में पाता है। कोई एक्यूज है, वो वाकई मुजरिम है, ये डिसाइड नहीं है। हमारे पास तो सुप्रीम कोर्ट तक के फैसला जब तक ना आए किसी को मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट के पास जाने से पहले ही आप किसी को मुजरिम करार देकर उसके घरों को रेज कर देते हैं। इस हवाले से कि एक कलेक्टिव पनिशमेंट जो है कम्युनिटी को दिया जा सके और बाद में ये कोई ऐसी हरकत न करे, बस इसी में उलझ के रह जाए, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में एक सही बात कहने के लिए और सही आवाज उठाने के लिए आप जो है उस जबान को काट रहे हैं, उस गले को काट रहे हैं जो कभी सही बात कहने की पोजीशन में आ सकती है। यानी आप कोई आवाज ना उठाएं, कोई बात ना करें। अगर आप देखें कि घर टूट रहा है तो आप बोले नहीं, अगर आप बोलेंगे आपका घर भी जो है उसमें आएगा, उसको भी रेस किया जा सकता है। गोया खौफ और हिरास का एक पूरा एक एटमॉस्फेयर पैदा किया जाता है और भय के जो है पूरा एक समा बांधा जाता है जिसके अंदर लोगों की करने की क्षमता जो है उसको जो है खत्म किया जाता है। उसने कहा कि बुलडोजिंग ऑफ द हाउसेस इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर एनी क्रिमिनल लॉ इवन इन एजेंसीज इन्वेस्टिगेटिंग अ वेरी सीरियस मैटर। अगर किसी के मामले में कितना ही खतरनाक मामला अगर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा हो, उसके बावजूद भी किसी को हक नहीं है कि उसके घर को तोड़ा जाए। उस हवाले से ये सारे डिसीजन, ये सारे लॉ जो है इसको वायलेट कर जो है अगर कोई ये समझता है कि हम इनको सजा दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसी गलती है भयानक जो इस मुल्क के अंदर हो रही है और इसको बार बार दोहरा कर वो इस बात का जो है ऐलान कर रहे हैं कि ये समा बहरहाल मजीद आगे बढ़ता जाएगा, यूं मालूम होता है। इस हवाले से हमें संजीदगी से इस इशू को टेकअप करना चाहिए कि लोग जो है बेघर न हो और उनकी छत बाकी रहे और उसके अंदर मकान भी बाकी रहे और मकीन भी बाकी रहे। इन दोनों के बाकी रखने के लिए हमें जद्दोजहद करने की जरूरत है। गो के जो सिस्टम है या जो हालात हैं वो मजीद इसमें इजाफा कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इंसाफ पसंद है, जो उसूल की बात करते हैं, जो अपने मौके पर डटे रहते हैं, उनका बड़ा काम ये है कि ऐसी तमाम नाइंसाफियों के खिलाफ वो खड़े होकर अपनी आवाज को और आवाज को बुलंद करना कम से कम ये आखिरी एक नैरेटिव है जिसके हवाले से हम अपनी बात लोगों के सामने कर सकते हैं। अगर हमने इस मौके पर भी आवाज नहीं उठाई और अपने आप को हक कहने से और इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने से अपने आप को रोका, तो फिर बहुत सारी जातियां हैं जो इसकी दामन में छुप कर आएंगी और समाज को नुकसान पहुंचाएंगी। मैं मशहूर हूँ इनोसेंट नेटवर्क का और स्पेशली एडवोकेट अब्दुल वाहिद शेख का कि यहाँ मौका दिया गया है कि मैं अपनी बात रख सकूँ। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ क्योंकि हक पसंदों को और सही बात कहने वालों को ये ज़रूरी है कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद करें और कम से कम यहाँ एक ऐसा रेजोल्यूशन पास हो जिसमें ये बुलडोज़र के ज़रिए से घरों को रेस करने, कारोबार को रेस करने, मजहबी इबादतगाहों को रेस करने, यहाँ तक कि जो आर्कोलॉजिकल मोनूमेंट्स हैं हमारे, जो सदियों हमारी तारीख को ज़िंदा रख सकते हैं, उसको तबाह और बर्बाद करने के जो वाक़यात हो रहे हैं, जैसे हल्द्वानी में हुआ है, दिल्ली में हुआ है और बहुत सारी जगह है, ऐसे तमाम वाक़यात को रोकने के लिए वो का जो है कारामद साबित हो, उस आवाज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है। जो इस आज के दिन ख़ास तौर से शायद आदमी की याद में ये दिन जो हम सब जमा हुए हैं, कम से कम इस आवाज़ को बढ़ाकर हम दुनिया के अंदर इस इंसाफ की बात को कायम करने और इंसाफ के लिए कोशिश करने के लिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला शाहिद आदमी के करवट में नसीब फरमाए और जो काम उन्होंने अधूरा छोड़ा है उसको पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। तीसरे देखिए, हम लोगों को जो हर बात और सही बात कहने की हम कोशिश कर रहे हैं, इस हर बात को कहने की हिम्मत और हौसला हमारे अंदर अता फरमाए और उस जुल्म और जाति के जितने पर्दे इस सिचुएशन में हमारे सामने आ रहे हैं उसे फाड़ने और उसको तबाह करने के अल्लाह ताला को तौफीक अता फरमाए। और ख़ास तौर से ये जेनोसाइड की जो मुख्तलिफ शक्लें हैं, इसमें ऐलानात हो रहे हैं, इसमें
जो फंडामेंटल राइट्स को बर्बाद करने के लिए जो ख़ास तौर से कोशिशें हो रही हैं, इन तमाम के ख़िलाफ़ एक कलेक्टिव स्ट्रगल की जो है हमें तौफीक अता फरमाए, ताकि हक हो जाए और बाकी बातिल हो जाए, और इसमें जो अमन व अमान का पैगाम है वो हम अपनी नज़रों से देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने सुना। पहली चीज़ जो मुझे बताना है कि शाहिद आज़मी हमेशा न्याय के लिए झगड़ता था, कोर्ट में फाइट करता था, वो अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो आज हमें शाहिद आज़मी जैसे बहुत वकील और लोगों की ज़रूरत है जो अन्याय के अगेंस्ट फाइट करने वाले हैं। और अभी जो वाहिद ने बताया कि 13 साल तक उसका केस चल रहा है, तो कभी ना कभी लगता है कि कोर्ट में भी जाते तो कितना समय ये होता है, मगर हमें मालूम है कि जो शाहिद की लड़ाई है वो आगे बढ़ेगी। अभी जब सर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया तो उसने बोला मैं एक चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट और चाइल्ड राइट्स लॉयर हूँ, मगर मैं वकील हूँ और मैंने बहुत से साल ये डिमोलिशन जहाँ घर तोड़ते थे उस पर काम किया है। तब हम ये नोटिस करते थे पहले कि हम केस कोर्ट में क्यों ले जाते थे। एक चीज थी कि लोगों को नोटिस मिलती थी, लोगों को एक मौका मिलता था कोर्ट में जाके एक पर्सनल हियरिंग करे या कोई अथॉरिटी के सामने जाके बताए कि वो कितने साल से यहाँ रह रहे हैं, हम जिसको शोकॉज बोलते हैं, शोकॉज दिखाए कि क्यों उसका घर तोड़ना नहीं चाहिए, कैसे उसके पास पुरावा है कि सालों से वो यहाँ रह रहे हैं। तो ये अभी जब हम ये बुलडोजर जेनोसाइड की बात करते हैं तो पहली चीज हम देखते हैं कि लोगों को ये मौका देना नहीं चाहते हैं, उनको कुछ भी करके ये घर तोड़ना है, उनको ये मौका नहीं दिया जाता है। बोलते हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अच्छा इलीगल है तो मुझे तो मौका तो देना चाहिए दिखाने के लिए कि ये लीगल है या इलीगल है, मगर ये मौका हमें नहीं दे रहे हैं। और तो मेरे को पहले ये कनेक्शन बताना है कि हम बुलडोजर को जेनोसाइड के साथ क्यों कनेक्ट करते हैं। उसके लिए ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक आदमी की जिंदगी में घर क्या वैल्यू होता है, उनको घर को क्यों अटैक करना शुरू किया है। हमें समझना है कि घर वो जगह है जहाँ हमें कंफर्ट मिले, जहाँ हमें स्टेबिलिटी मिले, जहाँ हमें सिक्योरिटी मिले। और कहाँ ना कहाँ जब वे लोग घर तोड़ते हैं, वे लोग टारगेट करते हैं हमारी स्टेबिलिटी और हमारी सिक्योरिटी। तो सिर्फ वो ये 4 दीवार नहीं तोड़ रहे हैं, वे बहुत कुछ ज्यादा तोड़ रहे हैं। और ये ज्यादा तोड़ रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन हमें मालूम पड़ता है कि घर हक एक मानवीय अधिकार है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसको मानवीय अधिकार माना गया है। हमारे देश में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि घर हक एक मूलभूत अधिकार है। मूलभूत अधिकार कैसे है? क्योंकि उन्होंने बोला कि घर हक इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। And one very interesting thing which the Supreme Court ने बोला है, right to livelihood and right to life। और अगर हम right to shelter को एक क्या बोलेंगे वायोलेट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट दूसरे राइट्स पे भी होने वाला है। मोर इम्पोर्टेंट राइट टू लाइवलीहुड और राइट टू शेल्टर। तो बेसिकली वे लोग ये बताते हैं कि आपको ये राइट टू लाइफ आप पे लागू होने वाला नहीं है, वो उनका एक मैसेज जा रहा है। और एक दूसरी चीज मुझे बतानी है कि जब किसी के पास घर हो तो वो बहुत से दूसरे उनके अधिकार एंजॉय कर सकते हैं।
अगर मेरे पास घर है तो मैं डिसेंट एनवायरनमेंट में रह सकता हूँ। मैं ये नहीं बताता हूँ कि हर एक का घर महल होना चाहिए, मगर हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, हमारे बच्चे स्कूल जा सकते हैं, उसको वो सिक्योरिटी है कि मैं एजुकेट हो सकता हूँ, उनको ये सिक्योरिटी है कि उसका हेल्थ को फायदा होगा, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा। तो मैं क्या का एड्रेस देना जरूरी है? अगर आपका घर तोड़ देते हैं, आपके पास घर का एड्रेस नहीं है, तो आप ये सब डॉक्यूमेंट्स कैसे पाने वाले हैं? और मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। आज कोई हमारा इलेक्टोरल रोल रिवाइज करने को मेरे इलाके में आए, मेरा घर वहां नहीं हो, मैं वहां से हट गया हो, तो क्या मेरा नाम इलेक्टोरल रोल से निकाल देंगे? तो ये क्या एक तरीका है हमारा डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का उल्लंघन करने के लिए? वो भी एक बहुत बड़ी इदार है। तो मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि प्लीज, मेरे को मालूम है घर टूटता है, बहुत सा नुकसान होता है, पर प्लीज ये जगह छोड़ के जाएंगे, हमको ये जगह के लिए लड़ाई करनी है। ये जगह छोड़ के जाएंगे तो दूसरे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़े होने वाले हैं। नेक्स्ट चीज मुझे बतानी है, इट्स नॉट ओनली योर हाउस एंड दीज राइट्स व्हिच आर डिस्ट्रॉयड, इट्स ऑल्सो योर बिलोंगिंग्स व्हिच आर डिस्ट्रॉयड। हमने आज हम न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे कितने बच्चे लोग जो मदरसा में पढ़ते थे, उन लोग ने बताया हमारे बुक्स खत्म हो गए, हमारे घरों में जो कपड़े थे वो खत्म हो गए। तो सब आपके जो बिलोंगिंग्स थे, जो आपने बहुत डिफिकल्टी से कमा के ये सब खरीद सके थे, वो भी आपका ये सब खत्म हो गया है। सो अल्टीमेटली यू आर मार्जिनलाइजिंग अ पर्टिकुलर पर्सन। पहले जब मैं केस करती थी तब मुझे लगता था कि देयर वाज अ पर्टिकुलर क्लास व्हिच वाज बीइंग टारगेटेड। हम देखते थे तो ये बुलडोजर्स हमेशा बस्ती में आते थे, ये एक्सक्यूज बनाते थे कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और घर तोड़ते थे और एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को टारगेट करते थे। अभी हम देखते हैं सिर्फ उनका टारगेट बदला है। पहले क्लास एक टारगेट था, अभी रिलीजन एक टारगेट है। तो what really scares me is the word, जैसे बीएमसी अफसर ने बोला, ये हमारा सीएम का डीप क्लीनिंग ड्राइव है। अब पहले हमारे सिटी को गरीबों से क्लीन करना चाहते थे, अभी मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ आप किसको क्लीन करना चाहते हैं? तो मैं बोलती हूँ ये एक डिजाइन है, ये है एक पैटर्न है, तो इससे सचमुच हमके थोड़ा डरना है। और जैसे सर ने अभी बताया, ये ऑल्सो अटेम्प्ट है जिसका टेरराइज करने को, कि कभी भी हम आके आपका घर तोड़ सकते हैं, नोटिस देने की हमें जरूरत नहीं है। तो कैन यू इमेजिन द फियर एंड इनसिक्योरिटी विथ व्हिच दीस पीपल आर गोइंग टू लिव, इवन इफ दे रीबिल्ड देयर हाउस। वो रात को सो भी नहीं सकेंगे क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि बुलडोजर कब आने वाला है। And another thing is the situation is really going to worsen, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी ये भी डर होता है कि पहले तो मेरे घर में बहुत सुविधाएं थे, पहले तो मेरे घर में बहुत अमेनिटीज थी, अभी हम ये अमेनिटीज और सुविधा में इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को मालूम नहीं है कब ये बुलडोजर आके ये सबको डिस्ट्रॉय कर देने वाले हैं। बुलडोजर जेनोसाइड। ओके, ये लोग ये रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं कि पहले जो डिमोलिशन होता था और ये डिमोलिशन में कोई भी फर्क नहीं है। ये लोग जो है, उन लोग के पास भी मुसलमान हो सकते हैं, मगर हमने तो उसका घर तोड़ा है क्योंकि उन लोग के पास प्रूफ नहीं है, उन लोग के स्ट्रक्चर्स इलीगल है, इसके लिए हमने उसका घर तोड़ दिया है। तो ये भी बहुत डरावनी बात है, कैसे वो किसी अपना एक्शन को लेजिटिमाइज करते हैं कि हम तो कानूनी तरह चल रहे हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास पुरावा नहीं है, इसके लिए हम तोड़ते हैं और हमको डीलेजिटिमाइज कर देते हैं कि आपने जो काम किया वो इलीगल है। तो कैसा मैसेजिंग
समाज में जाता है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप टारगेट करते हैं ये बताने के कि उनका स्ट्रक्चर्स इलीगल है, तो कहाँ ना कहाँ आप उसको डीलेजिटिमाइज कर रहे हैं। जैसे हेट स्पीच करता है उसी तरह ये भी हो रहा है। अच्छा, तो मैं बताती हूँ, अच्छा हम इलीगल हैं, तो आपने कैसे ये इलीगल प्रोसीजर फॉलो किया? आप तो सरकार है ना, आप तो सरकार की संगठन है ना। आपको सुप्रीम कोर्ट ने 84 में बोला था कि पेमेंट में भी घर है तो आपको उसको नोटिस देना चाहिए। हर एक आदमी को नोटिस देना चाहिए जब आप उसके घर उजाड़ते हो, क्योंकि उसको एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि उसको एक हियरिंग मिलना चाहिए, उसको अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करने की परिस्थिति देनी चाहिए। आपने ये टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेरा राइट था वो वायोलेट किया, और फिर आप मुझे इलीगल बोल रहे हैं, वो कैसे हो सकता है? तो कहाँ ना कहाँ हमें सबको मिलके ये प्रश्न उठाना चाहिए कि ये घर इलीगल था, मगर आपने जो इलीगल प्रोसीजर फॉलो किया उसके बारे में आपको क्या बोलना है? तो वो एक होती है, हमें एक चीज करना है, हमें रिकग्नाइज करना है उसका सही कॉज क्या है। तो हमें सच में बैठ के चर्चा करनी है कि इसका सही कॉज क्या, व्हाट इज इट, अ प्लेन सिंपल डिमोलिशन which anyway is horrible, क्योंकि मैंने बोला पहले एक क्लास को टारगेट करते थे, अभी एक रिलीजन को टारगेट करता है। नेक्स्ट थिंग हमें ये करना है कि a particular group has a particular agenda, और उसको एजेंडा अपना आगे करने के लिए सरकार और उसकी एजेंसीज की मदद लेते हैं। हमें हमारा नैरेटिव क्रिएट करना है और हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का हेल्प लेना है, क्योंकि तो ही हम दिखा सकेंगे कि ये जो हो रहा है वो गलत है। And you are destroying, by destroying a house, you are destroying a person's livelihood, you are destroying a person's life, and if you don't call it, of course I'm saying it is maybe it's not the first time a particular group has been targeted. Maybe some people will say you cannot use a stronger word as genocide, but something is happening and a particular group is being targeted, and the only hope we have just now is try to pull a country back on the constitution path. Thank you. Thank you. सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी फॉर सेकुलरिज्म और दलित राइट्स के एक्टिविस्ट रिफॉर्मर जनाब इरफान इंजीनियर साहब को आवाज देता हूं और अपने ख्यालात का इजहार करें। इरफान इंजीनियर साहब। शुक्रिया नजीम साहब। 5 साल तक ये मेमोरियल लेक्चर्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए शाहिद आजमी की मेमोरी में, और मुझे उसमें बोलने के लिए बुलाया। मैं एक अधूरा सा व्यक्ति, इंसान, इतने बड़े मौके पर बोलने के लिए मुझे बुलाया गया है, तो एक नर्वसनेस भी फील होता है और एक जिम्मेदारी भी लग रही है। सबसे पहले बुलडोजर था। मैं 2006 में जब वेस्ट बैंक पैलेस्टाइन गया था, वहाँ मैंने बुलडोजर का इस्तेमाल देखा कि कैसे तब हिंदुस्तान में हम लोग तो तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इस तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो अब हमारी देश में भी आ गया। पैलेस्टाइन में जो बुलडोजर का उपयोग किया जाता है वो एक अलग मकसद से किया जाता है, तो इससे भी भयानक है। और आप छज्जा बांधना है, बिना परमिशन का छज्जा बांध दिया एक छोटा सा, तो आपकी पूरी बिल्डिंग तोड़ दी जाए। छज्जा नहीं, वो फ्लैट नहीं, पूरी बिल्डिंग तोड़ दी जाए। मैंने वो टूटी बिल्डिंगें दी। उनको जाकर पूछा भाई आपने छज्जे की परमिशन क्यों नहीं ली? तो उन्होंने कहा वो आने वाले 50 साल में भी मिलने वाली नहीं थी और कोई चारा नहीं, बारिश का पानी आ रहा।
और सिर्फ बिल्डिंग जमीन दोस्त कर देते हैं उतना ही नहीं, उस पर आप फिर दोबारा प्लान पास करवा कर भी बिल्डिंग नहीं बना सकते, अपना घर नहीं बना सकते, वो जमीन आपकी रही नहीं। पैलेस्टाइन का जो पर्पस है, बुलडोजर का इस्तेमाल वो करते हैं, जेसीबी का इस्तेमाल जो करते हैं, उनको जगह लैंड कैप्चर करना है। और हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल एक कलेक्टिव पनिशमेंट के तौर पर शुरू हो कि हमको उस जुर्म के लिए इलीगल कुछ है उसके लिए तो जाने दो, उसके लिए नहीं तोड़ रहे हैं हम। जिसने जुर्म किया उसको भी नहीं तोड़ रहे हैं, उसको सजा देने के लिए भी नहीं तोड़ रहे हैं। ये भी तस्वुर नहीं है उसका तस्वुर है आप जिस कम्युनिटी से आते हो उस पूरी कम्युनिटी को हम सजा देंगे, क्योंकि उस कम्युनिटी का हर एक मेंबर जिम्मेदार है और उस हर एक मेंबर का घर, उसके राइट्स, उसके अधिकार खतरे में। इट इज द फॉर्म ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट। मैं उसके एग्जाम्पल्स आपको दूंगा क्योंकि हम लोग दंगों की तहकीकात करते हैं। खरगोन गए, अभी मीरा रोड जाकर आए, कल बहुत सारे जहाँ जहाँ ये बुलडोजर, हम दंगों की तहकीकात करने के लिए जाते हैं, जिसमें एक ये बुलडोजर का ये जो डेमोलिशन है, इसके उदाहरण भी हमारे सामने आते हैं। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने देता हूँ कि ये कैसे सजा देने के लिए नहीं है, मुजरिम को सजा देने के लिए नहीं है, वो भी इलीगल है। जैसे मारूफ ने बताया कि अगर सजा देने के लिए भी आप तोड़ते हैं वो भी इलीगल है, पर वो सजा देने के लिए नहीं है। उसके मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा जिससे आपको ये बराबर समझ में आएगा कि सजा देने, ये कलेक्टिव पनिशमेंट का एक फॉर्म है। उज्जैन में एक प्रोसेशन, धार्मिक प्रोसेशन निकलता है, जो शोभा यात्रा जिसको कहते हैं, वो शोभा यात्रा निकलती है। अच्छा, वो ट्रेडिशनल भी नहीं है, वो निकलती है मुस्लिम इलाकों से, 1 बार जाती है, 2 बार जाती है, 3 बार जाती है, दंगे नहीं होते और गालियां देते हुए जाती है। गालियां भी क्या थी, उनका जो स्लोगन था रिलीजियस नहीं था, पॉलिटिकल के आगे, पॉलिटिकल था, पॉलिटिकल के आगे भी गालियां। उनका स्लोगन था उज्जैन में, 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। उनका स्लोगन था, बच्चा बच्चा राम का, चच्चियों के काम। अब चाची किसको बोलते हैं, किस कम्युनिटी के औरतों को चाची बोलते हैं, ये आप समझ। और वो राम का बच्चा चच्चियों के किस काम का, इसका तस्वीर आप आगे इस पर बोलने की जरूरत। लेकिन ऐसे गंदे अपशब्द इस्तेमाल करते हुए 1 बार पास हुआ, 2 बार पास हुआ, तीसरी बार पास हुआ, किसी न किसी का आपा और घर से पत्थर आए। अब ये लोग, मुस्लिम कम्युनिटी पत्थर फेंकती है, वहां से पूरा नैरेटिव शुरू करते हैं, उसके आगे नहीं जाते, उसके पहले नहीं जाते कि क्या हुआ कि पत्थर फेंके। और यही चालाकी, क्योंकि मीडिया उनके साथ है, सब कुछ उनके साथ। अच्छा ठीक है, पत्थर फेंके, आपने घर तोड़ा, जिस छत से आया। और नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के जो होम मिनिस्टर है, उन्होंने इसको बढ़ा चढ़ाकर कहा कि जिस घर से पत्थर आएंगे उसी को पत्थर का ढेर कर दिया जाएगा। और ये बुलडोजर के निशान, बुलडोजर के तरफ इशारा था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जाकर उसको तोड़े, उसका जस्टिफिकेशन। जिस घर से पत्थर आएंगे, ये नहीं बोल रहे कि इलीगल है। नरोत्तम मिश्रा ने ये नहीं कहा कि जो घर इलीगल है उसको तोड़ा जाएगा। और ये होम मिनिस्टर बोल रहे हैं, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर नहीं बोल रहे। होम मिनिस्टर जिसके अंदर पुलिस है, जिसको रात को कंट्रोल करना है, वो बोल रहे हैं कि जहां से पत्थर आएंगे। एक ऐसा वाकया हुआ उसमें कि हिंदू घर मालक
मुस्लिम भाड़ोत्री। अब मुस्लिम भाड़ोत्री ने पत्थर फेंका, बुलडोजर वहां पहुंच गया। कुछ किसी ने कहा, चिल्ला रहे ये तो हिंदू का घर है, क्या करें? बाजू वाले मुसलमान का घर तोड़ दिया, बाजू वाले मुसलमान का घर तोड़ दिया। इट इज अ फॉर्म ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट। उनको इलीगल से कुछ लेना देना नहीं है, मुजरिम को सजा देने से कुछ लेना देना नहीं है। वो मुजरिम है या नहीं है इस पर हम बहस कर सकते हैं, वो शायद मुजरिम नहीं भी है, लेकिन आपने जिसको मुजरिम कहा उसका भी घर नहीं तोड़ रहे, बाजू वाले का घर तोड़ रहे। इट्स अ फॉर्म ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट। उज्जैन की ही दूसरी बात कि वहां फिर एक धार्मिक प्रोसेशन जा रहा था अगले साल, और किसी एक बच्चे ने कंप्लेंट कर दी उस धार्मिक प्रोसेशन में। मुझे लगता है ऊपर छत से किसी ने थूका मुझ पर, उस प्रोसेशन पर हमको थूका। इस कंप्लेंट पर बुलडोजर पहुंच गया। अच्छा, वो खाली बुलडोजर नहीं, बैंड बाजा लेकर बुलडोजर पहुंचा, ड्रम, उसको बताते हुए, उसको सेलिब्रेट करते हुए कि हम क्या कर सकते हैं, आपकी क्या हालत कर सकते हैं। इट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव फॉर्म ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट। खरगोन में हम लोग गए, और खरगोन में शायद उनका नाम अब्दुल्ला भाई, मुझे नाम ठीक से याद नहीं है, लेकिन शायद अब्दुल्ला भाई, मुझे नोट्स रिफर करना पड़ेंगे। उनसे मिले, उनका घर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहाँ राइड्स हुए, उनका बिजनेस है, उनका बिजनेस वो करीब 2 किलोमीटर दूर था जहाँ राइड। और आप गलियों से निकलेंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस में बता रहा हूँ, गली आपको गली वगैरह से निकलना पड़ेगा, तो इवन लॉन्गर और भी लंबा। वो अपने बिजनेस के स्थान पर थे, वहीं पर थे, पत्थर का कोई सवाल नहीं। अपने वहां से वो पत्थर फेंकेंगे तो वो उस जगह पर पहुंचेगा भी नहीं। किसी और की कंप्लेंट नहीं थी कि भाई वो पत्थर इन्होंने फेंका और हम पर बीच में उनका घर तोड़ दिया, जिसका दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है, हो ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे घर तोड़े। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अभी एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें दिल्ली, आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 5 स्टेट में अप्रैल से जून 2022 इस पीरियड में 128 घर तोड़े। और ये जो उन्होंने तोड़ा है, लेकिन इस पर कोई आवाज नहीं। इनफैक्ट बुलडोजर बाबा को री इलेक्ट किया जाता, इस पर हमको ज्यादा ध्यान देना है। हम यहाँ चिल्लाते रहेंगे कि वो बंद करो तो उसे बंद नहीं होगा। इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि क्यों इस मुल्क में एक ऐसी हवा बनी है। और अगर आम ऑर्डिनरीली आप किसी का घर बुलडोजर से तोड़ोगे तो जिसका घर टूट रहा है उसके तरफ आपकी सहानुभूति है। तो जब बुलडोजर हॉकर्स को हटाने आते हैं या म्यूनसिपालिटी की गाड़ी आती है, उसको परेशान करती है, वहाँ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, देखते हैं, कोई खुश नहीं होता। सबके मन में ये दुख होता है, बेचारे गरीब का लीगल इलीगल वो बीच में उस पचड़े में पड़ता नहीं है, लेकिन भावना ऐसी होती है कि अरे बेचारे का घर टूट गया, क्या हम बेचारा उसका जीवन बर्बाद हो गया, या आज की कमाई वो आज भूखा सोएगा। एक संपत्ति होती है, एक सहानुभूति होती है। लेकिन इतने सारे घर तोड़ने का, इस तरीके से बुलडोजर इस्तेमाल करने के बावजूद एक ऐसा माहौल है कि सपोर्टिव, बुलडोजर बाबा री-इलेक्ट हो गए और दूसरे भी उसको कॉपी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, आसाम ने तो जंगलों से रात को 12 बजे नोटिस दी
और सुबह 6 बजे तोड़ने की कार्यवाही शुरू, यानी नोटिस देने का एक रस्म अदा की। बिल्कुल यानी 12 बजे आदमी अपने सारे सामान भी नहीं निकाल पाएगा, सोच भी नहीं पाएंगे कि क्या करें, इसको रिस्पॉन्ड कैसे करें। बाकी तो छोड़ो, और इसको रिस्पॉन्ड कैसे करें वो तो क्यों ऐसा वातावरण बन रहा है? मेजॉरिटी में इस तरीके का वातावरण क्यों है? व्हाई आर दे सेलिब्रेटिंग? ये सवाल, क्योंकि इसके साथ जो आए दिन जहर अफसानी होती है, हेट स्पीचेस होती है, जहाँ मुसलमानों को कीड़े मकोड़ों की तरह पेश किया जाता है कि कैसे इस मुल्क, उनका जीना, उनका इस मुल्क में रहना कैसे हमारे लिए खतरा है, सारे हिंदुओं के लिए। और लोग कन्विंस भी होते हैं, लोगों के दिलों में ये नफरत आ भी जाती है। जब तक इस नफरत को आप एड्रेस नहीं करेंगे तब तक बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। आप कोर्ट में जाइए और कुछ नहीं करने वाला है, वो तारीख पे तारीख देगा, 10 साल 20 साल केस मामला चलता रहेगा और कुछ नहीं होगा। और आजकल तो लोग मुसलमान जाते भी नहीं है कोर्ट, क्या फायदा, खाली पैसे बर्बाद होंगे, न्याय तो कुछ मिलना नहीं है। कल हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में, नाम नहीं लूंगा, कुछ एक्टिविस्ट हम लोग साथ में जा रहे थे तो यही बहस चल रही थी कि अब कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ो तो रास्ता क्या, पत्थर? वो तो चाहते हैं क्या पत्थर पे? अब लोग कोडरमा में जो प्रोसेशन निकला रामनवमी का, अच्छा जो ट्रेडिशनल प्रोसेशन है वो पीसफुली निकल जाता, जो हर साल बहुत सालों से जो लोग ऑर्गेनाइज करते, जो मंडल ऑर्गेनाइज करता है, जो पीसफुली प्रोसेशन निकल गया उसकी बात मीडिया नहीं करता। कोडरमा जो झारखंड में है, अगर आपको ये है कि कहाँ है तो मैं उसका एक रेफरेंस बता दूं कि कोडरमा कहाँ है। मुझे भी बहुत हंसी आई थी जब रांची से कोडरमा जा रहा था तो बीच में एक जगह आई झुमरी तलैया। मुझे पहली बार लगा कि अच्छा झुमरी तलैया रियली में खाली रेडियो पे अनाउंस नहीं हो रहा था। तो झुमरी तलैया के आगे वहाँ कोडरमा गया तो ये जो ट्रेडिशनल प्रोसेशन है वो पीसफुली निकल गया। उसमें कोई मुसलमान चाय वाय भी पिलाते हैं या शरबत और का भी इंतजाम करते हैं। एक जस्टिस तो है ही नहीं, जस्टिस हो ही नहीं सकता बुलडोजर से, लेकिन इसके फेवर में इतना वातावरण, पॉलिटिकल सोशल वातावरण क्यों है? जब सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर नहीं दिया दिल्ली के केस में, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर नहीं दिया क्योंकि एक जो नैरेटिव पूरी सोसाइटी में आम है और एक पॉपुलर एक्शन है, जो शायद लीगल एक्शन नहीं है, उस पर दुख से कहना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी लंबे चौड़े प्रोसीजर पास कर दिया कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, लेकिन स्टे नहीं दिया। सो व्हाई दिस popularity of quote unquote bulldozer justice, hatred, the narrative of hatred, तो जहर अफसानी आए दिन होती रहती है पार्लियामेंट में। अगर रमेश बिधूरी खड़े होकर कटुआ, टेररिस्ट ऐसे एक सारे मुसलमानों के लिए तो छोड़ दो, अपने एक मुस्लिम एमपी पर इस तरीके से जब और उस पर कोई एक्शन नहीं होता। आज हम लोग हेट स्पीचेस की भी मॉनिटरिंग करते हैं कि वो हेट स्पीचेस 2014 के बाद इस मात्रा में बढ़ी है, इस स्केल में बढ़ी है कि एक तो फ्रीक्वेंसी आए दिन हेट स्पीच कहीं ना कहीं चल रही है। और कौन? आम पब्लिक में से तो लोग एक्सप्रेस करते ही हैं और वो सोशल मीडिया पे आप बहुत सारे वो देखते ही, लेकिन हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स which includes subtle suggestion by Prime Minister, Ministers, Central Ministers, MPs, जब ये लोग हेट स्पीच, मैं एक एग्जाम्पल, यूनियन मिनिस्टर निरंजन ज्योति
ने कहा इलेक्शन कैंपेन में कि इस मुल्क में दो ही किस्म के आदमी रहते हैं, या तो आप रामजादे हैं या आप हरामजादे हैं। क्या लैंग्वेज, मिनिस्टर। और जब एक कंपटीशन होती है कि हम जितनी कड़वी और जितनी गंदी बात करें उसको उतना प्रमोशन मिले पार्टी में, एक्शन तो जाने दो, वो बिलीव करते हो या ना करते हो। हाउ टू स्टॉप दिस? जब तक आप ये जहर अफसानी बंद नहीं करेंगे। और कहीं मुझे लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी को भी अपने अंदर झांक के देखने की जरूरत है। आपको अगर आप जैसे वो पूरे नैरेटिव की शुरुआत पत्थर आया वहां से करते हैं, आप भी सिर्फ बुलडोजर चला वहां से शुरुआत करेंगे, थोड़ा पीछे जाना होगा। इस कम्युनिटी से क्या क्या हम लोगों ने क्या क्या कहाँ कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को ठुकराया, या कहाँ ये स्टैंड लिया कि हम हमारा कानून, हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है। अगर आप ये स्टैंड लेंगे तो फिर इनका भी एक्शन जायज। दुकानें तोड़ी गई थी, उस पर दो नाम, एक जैसे नाम के दो मुस्लिम थे, शायद इरफान नाम था। तो उनमें से एक इरफान का सूची में नाम था कि उनकी बेकरी शॉप तोड़ी जाएगी और दूसरे का नाम नहीं था, लेकिन प्रशासन के जो लोग थे वो आकर एक इरफान की दुकान को तोड़कर चले गए। तो दूसरे इरफान भाई ने अगले दिन जाके बोला कि मेरा तो इसमें नाम भी नहीं था, मैं यहाँ पर था भी नहीं और मेरी दुकान जो है वो तोड़ दी गई। वो गलती से, क्योंकि सेम नाम के दो लोग थे तो एक की दुकान गलती से तोड़ दी गई, जबकि तोड़नी दूसरे इरफान की थी। तो प्रशासन ने कोई कंपनसेशन देने की बजाय या सॉरी फील करने की बजाय या किसी भी तरह का वो करने की बजाय अगले दिन सुबह सुबह आकर दूसरे इरफान भाई की भी दुकान तोड़कर चले गए। नंबर सेकेंड जो केस खुद से एक और मैंने खुद से जो कवर किया था, मध्य प्रदेश में जिस समय विधानसभा इलेक्शन हुए थे उस समय दो गुटों में झगड़ा हुआ, हिंदू गुट और मुस्लिम गुट में, क्योंकि आमतौर पर चुनावों में होता है। तो गलती जिसकी थी वो हम लोग अच्छे से जानते हैं किसकी रही होगी, प्रवोक किया गया बहुत बुरी तरह से। और जिन मुस्लिम लड़कों ने या मुस्लिम लोगों ने 500 मीटर खड़े होकर दूर से उस लड़ाई को देखा, उन तक के घर तोड़ दिए गए। वो मैंने खुद अभी रिसेंटली हम लोग स्टडी कर रहे थे तो मैंने देखा। तो इसमें दो बातें हैं जो मुझे समझ में नहीं आती हैं, जिसका जवाब नहीं है कि एक तो ज़्यादातर घर जो तोड़े गए या तोड़े जाते हैं वो उनके नाम पर ही नहीं होते हैं। मान लीजिए कि मैं मनीषा भल्ला हूँ, मैं मुस्लिम हूँ और मैंने कुछ बोल दिया है, मैंने कुछ कर दिया है, मानती हूँ कि मैं अपराधी हूँ, मैं कल्प्रेट हूँ और मेरा घर जो है वो तोड़ा जाएगा, लेकिन घर मेरे नाम पर ही नहीं है तो मुझे फिर सजा कैसे हो सकती है? तो घर ही मेरे नाम पर नहीं है, मेरे दादा के नाम पर है, मेरी माँ के नाम पर है, मेरे भाई के नाम पर है, किसी और के नाम पर है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उस घर से कितने लोग जुड़े होते हैं। एक घर में ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 5 से लेकर 15 के करीब जो है वो लोग रहते हैं। लोग बेघर हो जाते हैं, किराए पर रहते हैं, यहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं, उनका सामान तोड़ दिया जाता है। हमने खुद इतना वॉशिंग मशीन, घर का ज़रूरी सामान, पेटियाँ, अलमारियाँ, उनके ऊपर पूरे वो टेंट पड़े हुए हम लोगों ने उनके आंगनों में, टूटे आंगनों में पड़े देखे हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम अधिकारियों से बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो अधिकारियों के पास आपको चुप करवाने का एक बहुत ही अच्छा एक जवाब होता है कि जी एनक्रोचमेंट थी। तो जब एनक्रोचमेंट की बात आती है तो आप भी चुप हो जाते हैं कि हाँ ठीक है एनक्रोचमेंट होगी, लेकिन उसमें मतलब कि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, हम लोगों का ये कहना भी रहता है कि हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा घर, दुकान, मोहल्ला, बाजार नहीं है जहाँ एनक्रोचमेंट नहीं है। और एनक्रोचमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि एक स्थानीय प्रधान से शुरू होकर शायद सांसद तक उसकी जो उगाही है वो जाती है। मैं जब नई मुंबई में आई थी, मैंने बॉलीवुड भी कवर किया है, तो मुझे मालूम है कि एक बहुत बड़े स्टार एक्टर है, बहुत बड़े स्टार एक्टर, बैंड स्टैंड के सामने उनका बंगलो है, तो उनकी एक मंजिल जो है ना वो इंक्रोचमेंट के उसमें आती है। बीएमसी हर साल सिर्फ उनको नोटिस देती है, उनका तो आपको हाथ लगाने की हिम्मत है नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कईयों ने अपने बाग बगीचे बनाए हुए हैं, कईयों ने कुछ कर रखा है, कुछ कर रखा है। तो दो चीज़ें जो है घर तोड़ने के संदर्भ में मुझे
वकीलों का क्या होगा, इतने सारे नौकरी वाले बैठे हैं उनका क्या होगा, इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, इतना सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनका क्या होगा। और तीसरी बात जो मुझे इंक्रोचमेंट वाली बात है, वो तो बिल्कुल ही एक पागलपंथी वाली बात लगती है कि इंक्रोचमेंट है। इंक्रोचमेंट हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि एक गांव के मोहल्ले से लेकर जिस भी बड़े बाजार, बिल्डिंग, शहर और महानगर का हम लोग नाम लेते हैं, वहाँ तक जो है इंक्रोचमेंट है। अभी मैं इरफान भाई की बात सुन रही थी कि इरफान भाई का ये कहना है कि एक ज़माना वो होता था कि सबसे बड़ी बात है कि आप उस पर ना भी लिख भी नहीं सकते हैं बहुत अच्छे से, बहुत ही डिप्लोमेटिकली आपको लिखना पड़ता है, बहुत ही डिप्लोमेटिकली आपको बोलना पड़ता है। आज से 5-7 साल पहले मुझे लगता है कि वाहिद भाई इस बात के गवाह है कि हम लोग कैसे स्टेज पे खड़े होकर बोला करते थे। बाइज़त परी जब मेरी किताब आई थी, कैसे उस किताब को लेकर हम लोग जगह जगह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूमे हैं। बाइज़त परी भी मराठी में भी आ रही है, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं है कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन वो भी ज़माना था कि हमने उस किताब को लेकर पूरे देश में घूमे हैं, और अब ये भी हिम्मत नहीं है कि अगर 1-1.5 महीने में हमारी किताब आ रही है, निखिल वागले जी ने उसका ट्रांसलेशन किया है, कि हम उस किताब पर कोई प्रोग्राम, राम मंदिर का वो हुआ, सेरेमनी हुई, उस दिन हम लोग, मैं यही माडा आइलैंड में रहती हूँ, तो हम लोग बीच पे वॉक कर रहे थे। मेरी दूसरी दोस्त भी हिंदू हैं और हम दोनों ही हिंदू हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि आज मतलब कि इतना सफोकेशन है, जब हम लोग बाजार में पूरा दिन भर शहर वहर वगैरह घूम कर आए, कि हमारा दम घुट रहा है। तो जब मैं ये कहती हूँ कि अगर हमारा दम घुट सकता है, तो हम सोच सकते हैं कि दूसरी कम्युनिटी जो है, वहाँ के हालात जो हैं वो कैसे होंगे। और सबसे आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं, जो सेकुलर हिंदू हैं ना, उनके हालात मुसलमानों से भी खराब हैं, क्योंकि मुसलमान हम हैं नहीं और हिंदू हमें बिठाते नहीं हैं, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन क्या है क्या नहीं है, आई एम सॉरी, मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन एक राइटर, एक लेखक, पत्रकार होने के नाते हम लोग अपनी स्टोरीज के साथ कोशिश करते हैं कि जितना हो सके जस्टिस करें। मुबारकबाद और शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा। मुबारकबाद इसलिए कि आपने इस हालात में शाहिद की मेमोरी को ज़िंदा रखने के लिए इतना काम किया, और 7 सालों से ये लेक्चर का आयोजन कर रहे हैं। और थैंक्स इसलिए कि वो हमारा काम था। बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे कि शायद CPDR नाम की संस्था है, उससे जुड़ा था। वो हमारी कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स नाम की संस्था है, जो अपने सिविल राइट्स के लिए लड़ती रही है। 1978 में उसका फॉर्मेशन हुआ। दूसरे भी बहुत सारे राज्यों में इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, और उसी में से एक महाराष्ट्र के लिए एक सिविल राइट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन था उसी कड़ी में। तो शाहिद आसिमी हमारे संस्था के मेंबर थे, और हम लोग चाहते थे 2010 में जब उनको मारा गया, तो उसके बाद में हम लोग चाहते थे कि उनके नाम से हम मेमोरियल लेक्चर इंस्टीट्यूट करें, लेकिन इसी वजह से हम नहीं कर पाए। 2010 में मैं भी वेस्ट बंगाल चला गया था, और सारे जो उधर थे, कोई भी वजह हो, लेकिन हम नहीं कर पाए। और मैंने काफ़ी दिलचस्पी से जाना कि कोई लोग सामने आ गए हैं, जब मैं बॉम्बे में नहीं था और उन्होंने ये लेक्चर का आयोजन किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी कुछ कहा गया है आज के विषय पे, जो बुलडोजर जेनोसाइड, आई वुड कॉल इट एथनोसाइड। ये बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग वर्ड्स भी कम पड़ते हैं। जो आज के हालात है उसको डिफीट करने के लिए ये भी वर्ड्स शायद फीके पड़ेंगे। मैं कुछ ऐड करने के लिए मैंने उसकी ज़रूरत नहीं समझता हूँ, क्योंकि पहले तो मेरी जो साथी है मारूख, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा है आपको कि बुलडोज़र जो डिमोलिशन होते हैं, यूनिटी डिमोलिशन, उसके माने क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत माने क्या होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के तहत माने क्या होते हैं। और मेरे जो और साथी है इरफान भाई, उन्होंने भी काफ़ी कुछ समझाया है। वो भी हमारी तरह सिविल राइट्स के
कामों में लगे हैं सालों से, तो उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं। सिद्धि के भाई भी शुरुआत से काफ़ी कुछ कह गए। मैं कुछ अपने पर्सनल चीज़ों पे ज़रा आपको वाकिफ करूँगा। शाहिद के बारे में शायद मुझे वाहिद ने बोला भी था कि चूँकि वो हमारे दोस्त थे तो मैं उनके बारे में कुछ बोलूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो यंगस्टर्स हैं प्रॉबेबली तो शाहिद को नहीं जानते होंगे। ये जो बुलडोजर का मामला है, इजराइल का बड़ा उल्लेख होता है। मैं उन दिनों एक अचानक से मैं इजराइल में था 2003। मैं वहाँ पर एक बड़ी टेक्नियन यूनिवर्सिटी है हैफा में, उसमें पढ़ा रहा था, एक कोर्स पढ़ाया। तो उसमें 2003 में जेरूसलम में एक रैशल कॉरी करके एक 23 इयर्स ओल्ड लड़की थी, अमेरिकन पीस राइट्स वाली। वो जेरूसलम में इस तरह के डेमोलिशन हुआ करते थे जो आज हम सुनते हैं, और 2003 में भी ये चल रहा था। और उसके कुछ एक्टिविस्ट लोग हैं, उसको बुलडोजर को रोकने के लिए उन्होंने कोशिश की और बुलडोजर उस पर चलाया, उसमें वो रैशल मारी गई। 20 साल बाद, करीब 20 साल बाद ये जो लोग आए हैं हमारे रूल करने के लिए हमारे ऊपर, उन्होंने ये मॉडल अपनाया है। 20 साल बाद यहाँ पे, और सभी जानते हैं कि इजराइल जो आज के रूलर से उनका रिश्ता क्या है। तो ये जो मसला है एक्चुअली वो इजराइल से आया हुआ, इजराइल ने मॉडल बनाया। एक और मैं बता दूं कि एक जेफ हैपर नाम का एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, इजरायली एक्चुअली जू है, और उन्होंने एक वहाँ पे कमेटी भी है, इजरायली कमेटी अगेंस्ट demolition of houses or something like that, उसके डायरेक्टर है। उन्होंने एक किताब भी लिखी है, Obstacles to Peace, और उन्होंने लिए तो लोग सोए होंगे, उसको तो कोई लेगा नहीं, तो उसके घरों पे चिपकाया जाता है। सवेरे सवेरे 5-6 बजे बुलडोजर आके उनके घरों को तबाह करता था। तो यही मॉडल है जेरूसलम में हुआ करता था। उसमें किताब में लिखा है, जिन लोगों ने अगर पढ़ी है तो ठीक है, नहीं तो पढ़ लीजिए। उसमें काफ़ी कुछ इस तरह के जिक्र है कि रात में नोटिस आएगा, चिपका देंगे, और बाद में सवेरे सवेरे आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे, आप वो नोटिस को पढ़ भी नहीं पाएंगे, उसके पहले ही आपका घर डिमोलिश हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये पैलेस्टीन के लिए इजराइल वो ज़मीन कब्जा करना चाहता था वगैरह, और आम बात है। आज पैलेस्टीन न्यूज़ में है, कितने महीनों से ये युद्ध चल रहा है और कोई उसके ऊपर, सारे कुछ लोग बोल रहे हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। तो यही जो मॉडल है इंडिया में लागू होता है। कितना भी रैशनल बात करें, कितनी भी समझदारी की या कानून की बात करें, उन पे कुछ असर होने वाला नहीं है, ठीक, क्योंकि उनका जो बुनियाद है वो झूठ पे आधारित है, और वो हमने ठीक से समझना पड़ेगा, बिकॉज वही झूठ वो दोहराते रहते हैं, और वही जो झूठ है उसी के मद्देनजर उन्होंने आज पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली है। ये चंद लोग जो शायद 4-5% से ऊपर नहीं है, उनका ये राज है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि ये सारा माहौल मुस्लिम अपना ये करके अदरिंग करके मुस्लिम्स को वगैरह, ये सारे हिंदुओं को उन्होंने इकट्ठा किया। आज जब 80% बोलते हैं, आप लोग शायद आज ये सारी बातें जानने की बहुत जरूरी है कि देयर इज नथिंग लाइक हिंदू। ओके, हिंदू की अपनी जो बुनियादी पहचान है वो कास्ट थी, ओके, जाति उसकी पहचान थी, लेकिन ये अपने इरादों में सफल हो गए कि सारी जो जातियां हैं ऊपर में उनको इकट्ठा कर लिया। क्या वो चाहते हैं कि वो जातियां जाए? नहीं, वो नहीं चाहते हैं। लेकिन आज वो जो नरेटिव है उन्होंने इस तरह का कंस्ट्रक्ट किया है कि सारे जो ओबीसीज है, जो ओबीसी माने शूद्रा, जो कोरवर्णा स्ट्रक्चर में सारे जो काम करने वाले लोग हैं, जो वर्किंग क्लास है वो शूद्रा है, और उसके नीचे भी एक क्लास है होता है, और दलित, सारे लोग जानते हैं कि वो दलित होते हैं।
वो अनटचेबल हुआ करते थे, वो दलित होते हैं। इन लोगों को सारा इकट्ठा करके उन्होंने हिंदू के एक फ्रेमवर्क में लाया और उसको एक्चुअली कंसोलिडेट करने के लिए मुसलमान को वो अदरिंग करते रहे कि ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसा है। मुसलमान का चाहे कुछ भी चुप रह जाए, कितना भी टॉलरेट करते हैं, लेकिन ये सारा सिलसिला ये चलाते रहेंगे। ये जो झूठ है इसको जानने की पहले जरूरत है। हम अनफॉर्चुनेटली जो शूद्रा लोग हैं, जो ओबीसीज है या बीसीज है अपने आप को कहते हैं, ये लोगों को समझ नहीं है। ये लोग बड़े तादाद में है इंडिया में। सबसे ज्यादा तादाद जो कास्ट के तौर पे या कम्युनिटी के तौर पे बोला जाए तो इन लोगों की है, और वो लोग एक्चुअली उनके फूट सोल्जर बन बैठे हैं। चाहे आप गोधरा में जाए, चाहे वो गुजरात का 2002 नरसंहार हो या कोई भी हो, हमने बहुत नजदीक से देखा है। और ये सारी चीजें समझने की बहुत जरूरत है, और उससे भी जरूरत है, जैसे इरफान भाई ने कहा, मैं पहले ही कह दूं, इससे भी जरूरत है कि अपने जो गेटोइजेशन है अपने अपने कम्युनिटी का, कास्ट कम्युनिटी का, अभी तो भी हमने जागना चाहिए और इनको तोड़ के हम लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। बिकॉज अगर हम लोग इस तरह से एक एक करके हमारे अपनी कौम की पहचान या जातियों की पहचान रख के करेंगे तो हम एक्चुअली वो माइनॉरिटी ही रहेंगे और निग्लिजिबल माइनॉरिटी रहेंगे, जिसको कि वो आसानी से कुचल जा सकते हैं। मुझे याद नहीं, शायद अगर उन दिनों अगर नहीं मारा जाता और आज शायद यहाँ पे होता तो क्या करता। ये इमेजिनेशन करना मेरे लिए बहुत शायद एक अन्याय के लिए। आप एक फिल्म भी उसके बनी थी और मैंने अभी देखी, क्योंकि मैं नहीं देख पाया था पहले। उसमें पार्ट्स आया भी है तो उससे भी लोग शायद जानते होंगे कि शायद बीच में 14 में उसको एक जो 14 साल का लड़का था उसको लेके गए थे 1992 में, जो यहाँ पे राइट्स हो गए थे, उससे चीड़ कर वो उस माहौल में उसको अरेस्ट किया गया था। और चूंकि जुवेनाइल था वगैरह तो उसको छोड़ा भी गया था तुरंत, तो ज़्यादा देर वहाँ तब नहीं रहा। वो मुसलमानों की हालात देख के उसको काफ़ी गुस्सा आके ये एक्चुअली क्लिक टॉप टू के एंड वहाँ पे उसने कैंप में कुछ महीने ट्रेनिंग भी ली। हम लोगों को सब बहुत इससे इंटरेस्ट से बताता था वो स्टोरेज वगैरह वहाँ की। तो ये सब चीज़ें हैं। और उसके तहत वो 7 साल तक तिहाड़ जेल में था। तिहाड़ जेल में जब उसको पहली बार ये करता था, हम लोगों को तो मालूम नहीं था, उसके बाद में हम थोड़ा जेल की आवाज़ आगे, लेकिन तब वो बोलता था कि वो जेल में बंद था तो दीवारों से बातें करता था। अपने आप में उसको हेलुसिनेट होता था कि वो कहाँ है और क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। तो काफ़ी दिलचस्प बातें होती थी वगैरह। शायद से हम जैसे वो लॉ किया, उसने बाहर आने के बाद वो वकील बना। कुछ देर तक उसने आदिल मेमन साहब है उनके साथ काम किया और बाद में इंडिपेंडेंटली काम करने लगे। और इंडिपेंडेंटली काम करते करते हमारे एक जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे सेबेस्टियन, उनका हमारा वो अड्डा हुआ करता था YMCA में, तो हम लोग जाते थे और वहाँ पे काफ़ी बातें होती थी। तो लीगली भी वो सलाह करते थे तो सेबेस्टियन से, एंड वैसे भी बाद में हम अपनी बातें करते थे। शायद मुझे बोलता रहता था कि कुछ फील्ड वर्क हो तो मुझे बताते जाओ, मैं करूँगा सारा कुछ काम। तो उस और तब 2000 मेरे ख्याल से 4 था जब हमारे विदर्भ में वहीं में कुछ स्टूडेंट्स थे, 4 स्टूडेंट्स को पकड़ा गया, अरेस्ट कर लिया। बहाना ये था कि कहीं पे पोस्टर लगे थे नक्सलियों के कि वो मारता है देख करके, एंड इन 2004 इलेक्शन, तो इलेक्शन बाइकआउट ऐसे कुछ नारे लिखे थे वहाँ पे, और उन्होंने 4 स्टूडेंट को उठा ले गए। तो उसमें हमने CPDR में हमने तय किया कि इसकी फैक्ट फाइंडिंग की जाए, और मैंने बोला शहीद को कि जा सको
तो तुरंत मुझे नहीं मालूम था कि, लेकिन उसने बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जाऊँगा। तो हमने फिर सारा अरेंजमेंट किया कि यहाँ से ट्रेन से रिजर्वेशन मेरी कुछ एयरवेज में पहचान थी तो कर देते थे वो लोग तुरंत इमरजेंसी को उठाने रहता। हुआ ऐसे कि जब मैं उनको सी ऑफ करने गया वीटी स्टेशन में, मैं खुद नहीं जा पा रहा था, तो ये 3.5 लोगों की यहाँ पे करनी थी और वहाँ से कुछ लोग नागपुर से जुड़ने वाले थे। हेलो ये एडवोकेट शाहिद आज़मी मेमोरियल लेक्चर था। हर साल हम लोग फरवरी के महीने में रखते हैं और आप जानते हैं कि फरवरी के महीने में एडवोकेट शाहिद आज़मी को जान से मार दिया गया था। उनकी याद में ये प्रोग्राम रखा गया है। हर साल अलग अलग टॉपिक पर ये प्रोग्राम होता है। इस साल बुलडोजर जेनोसाइड के इशू पर हमने प्रोग्राम रखा था जिसमें बहुत सारे मेहमान आए थे और इस इशू पर उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। हर जगह पे पुलिस इनोसेंट लोगों को पकड़ के लेके जाती है, इनके बारे में आपको क्या कहना है? हमारा यही कहना है जो हर इंसाफ पसंद शहरी का है कि जिन बेगुनाह लोगों को पकड़ के ले जा रही है या जिनके घर डिमोलिश किए जा रहे हैं, ये गलत है, कानून के हिसाब से गलत है, इंसानियत के हिसाब से गलत है। इसको बंद होना चाहिए वरना देश जो है बर्बाद हो जाएगा, देश टूट जाएगा। और आपको भी एनआईए ने रेड हुई थी, आज उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? एनआईए मेरे घर पे अक्टूबर के महीने में उसने रेड मारी थी और मुझे पूछताछ के लिए बुलाया भी गया था, लेकिन उनको कोई चीज़ ऐसे मेरी तरफ से इलीगल कोई चीज़ मिली नहीं, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए मैं उनके साथ तफ्तीश में मैं कामयाब रहा और आज आपके सामने हूँ। पहलगाम में जो रेड हुई थी उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पहलगाम में जो रेड हुई है वहाँ से 15 लोगों को अरेस्ट किया गया है जो अभी सब जुडिशल कस्टडी में है। उनके खिलाफ भी कोई ऐसा सबूत पुलिस के पास या एनआईए के पास नहीं है और हमें ऐसा लगता है कि वो भी बेगुनाह है। उनको भी राम मंदिर के इनॉग्रेशन से पहले उनको अरेस्ट करके जेल में डाला गया है क्योंकि शायद पुलिस को ऐसा लगता है कि वो राम मंदिर के उसमें कुछ प्रॉब्लम कर सकते थे। तो एज सच कोई क्राइम नहीं हुआ है, वो क्रिमिनल नहीं है, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है, बस बेगुनाहों को पकड़ के डाला गया। हमारा ऐसा समझना है कि बहुत जल्द वो लोग भी बाइज्जत बरी होकर बाहर आएंगे।